नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। बलूदी जी की पुस्तक हमारी इस सीरीज के अंतर्गत अभी चल रही है और इस पुस्तक से आज हम 56वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। चंद वंश के उनके प्रशासन से, उनके करों से संबंधित सवाल आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ चंद वंश को हम आज समाप्त यहां पर कर देंगे और राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी शुरुआत आज की वीडियो से हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चंद वंश के शासन काल में सिरती क्या था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चंदों के करों को लेकर के चंद काल में जो सिरती था यह एक भूमि कर था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद काल के करों से संबंधित जानकारी हमें एक ताम्रपत्र से मिलती है। इस ताम्रपत्र का नाम है मूनाकोट ताम्रपत्र और यह ताम्रपत्र चंद शासक लक्ष्मी चंद का है। चंद काल के विभिन्न करों का उल्लेख इस मूनाकोट ताम्रपत्र में किया गया है। चंद काल में कुल मिलाकर के टोटल 68 करों का उल्लेख हमें मिलता है। कितने टैक्स उस समय लिए जाते थे? 68 लिए जाते थे। इन करों को 36 रकम और 32 कलम कहा जाता था और इसी कर व्यवस्था को बाद में खत्म किसने किया था? गोरखाओं ने किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। तो आपको टोटल 68 करों को याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट कर थे आपने उनको याद करना है। जैसे एक इंपॉर्टेंट भूमि कर था जो उसका नाम था सिरती। यह एक प्रकार का नगद कर था, यानी नगद के रूप में लिया जाता था और इस टैक्स को देने वाले को सिरतान कहा जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, चंद काल में भूमि कर कौन सा है? सिरती। चंद काल का नगद कर कौन सा है? तो भी आप कहेंगे सिरती। ठीक है, चंद काल में नदी पुलों पर कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो नदी के जो पुल होते थे उन पर सांगा कर लिया जाता था। जो कामगार होते थे उस समय उनसे कौन सा कर लिया जाता था? उनसे मिझारी कर लिया जाता था। ठीक है, सेना के लिए कटक कर लेते थे और युद्ध के समय या आर्थिक संकट के समय में मांगा कर जनता से लिया जाता था। ठीक है, चंद काल में राज सेवकों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो चंद काल में जो राज सेवक होते थे उनके लिए स्यूक कर लेते थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो साहू कर होता था यह लेखकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, साहू कर। इस कर को साउली कर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना, कुछ जगहों पर इसे साउली भी लिखा गया है। जो टांड कर होता था यह बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, स्यू कर यह राज्य सेवकों के लिए लिया जाता था और जो मिझारी कर है यह कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, चंद काल में बाजनिया कर किसके लिए लिया जाता था? तो बाजनिया कर जो होता था आपका राजा के, जो राज नर्तक नर्तकियां होती थी उनके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता था बाजनिया। इसी से मिलता जुलता एक टैक्स और था चंद काल में, जिसे कहा जाता था बाजदार। जो बाजदार कर है यह चंद काल में महाजनों के लिए लिया जाता था। ठीक है, तो बाजनिया नर्तक नर्तकों के लिए और बाजदार महाजन के लिए। ठीक है, सेना के लिए हमने बात करी कटक कर और लेखकों के लिए हमने देखा साहू या साउली कर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलाना है। एक तरफ चंदकालीन किलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन किलों से संबंधित राजा के नाम दिए गए हैं। पहला किला है खगमरा का किला। देखिए, खगमरा किला जो है आपका ये अल्मोड़ा में है और इसे किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था। ठीक है, लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला भी आपके अल्मोड़ा में है और इस किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया था। ठीक है, इसी लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा कहा था अंग्रेजों ने, इसको भी ध्यान रखना। मल्ला महल किला, मल्ला महल ये भी आपके अल्मोड़ा में है और इस किले का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था। राजबुंगा किला की बात करें, इसका निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया, ये आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का आंसर 4 और चौथे का 3। 1 2 4 3 हमारा सही विकल्प यहां पर बनेगा। 1 2 4 और 3। नेक्स्ट है, चंद वंश में प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में सामान्य प्रजा को निम्न में से क्या कहा जाता था?
इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसा हमने उस वीडियो में भी जाना था कि नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था किस चंद राजा ने स्थापित करी, तो राजा का नाम था रुद्रचंद। प्रजा का प्रशासनिक विभाजन उसने किया था, अलग अलग वर्ग उसने बनाए थे। ब्राह्मणों के 3 वर्ग बना दिए थे, जिसमें सबसे ऊपर जो उच्च ब्राह्मण थे उन्हें चौथानी ब्राह्मण कहा गया, उसके नीचे तिथानी ब्राह्मण या जिन्हें पंचबीड़ीय ब्राह्मण कहा गया, और फिर नीचे हलीय ब्राह्मण या जिन्हें पितलीय ब्राह्मण कहा गया। इसी प्रकार उसने अलग अलग वर्ग बनाए। उन वर्गों के अलावा जो सामान्य जनता बची उसे कहा जाता था पौरी 15 बिस्वा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चंदों के और प्रशासनिक अधिकारी या उनके पदों को देखें तो सबसे मुख्य पद जो होता था चंद काल में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वो दीवान का होता था। दीवान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, 2 प्रमुख धड़े उस समय थे, मेहरा और फर्तियाल। उन्हीं धड़ों की सिफारिशों पर जिसका उस समय ज्यादा प्रभाव होता, उसी सिफारिशों पर दीवान बनता। ज्यादातर जो दीवान बनता था वह जोशी ही होता था। ठीक है, जैसे शिवदेव जोशी दीवान था, उनके बाद हर्षदेव जोशी उनका पुत्र दीवान बना। ठीक है, नेक्स्ट है चंद राजा की निजी वस्तुओं का संरक्षक कौन होता था। तो चंद राजा की जो निजी वस्तुएं होती थी उनके संरक्षक को सेजयाली कहते थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंदकालीन पंचायती कचहरी कौन सी थी। तो चंदकाल में जो पंचायती कचहरी होती थी उसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था चार थान। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, न्योवावेली और बिष्टावली नामक कचहरियां भी चंदकाल की हैं। जो न्योवावेली होती थी ये समस्त जनता के लिए होती थी, और केवल सैनिकों के लिए जो होती थी वो बिष्टावली होती थी। लक्ष्मी चंद के काल में ये बनी थी। आपको पूछा है पंचायती कचहरी, पंचायती कचहरी को चार थान कहा जाता था। चंद काल में पंच नवीसी के नाम से एक पंचायती कचहरी होती थी और इसी पंच नवीसी को चार थान कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद काल में वह व्यक्ति जो अनाज और नगदी दोनों देता था क्या कहलाता था। तो चंद काल में हमने ऊपर देखा कि जो नगद कर देता था उसे सिरतान कहा जाता था, जो अनाज के रूप में कर देता था उसे बैकर कहते थे, और जो नगद और अनाज दोनों देता था उसे खायकर कहते थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंद काल में नदी के पुलों पर लगने वाला कर कौन सा होता था। तो नदी पुलों पर लगने वाला कर यह होता था सांगा, या जिसे जूलिया कर भी कहते थे। सांगा कर या जूलिया कर किस पर लगता था, नदी पुलों पर। यानी अगर आपको नदी के ऊपर बने हुए पुलों का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको टैक्स देना होता था। ठीक है, उसी को कहा जाता था सांगा या जूलिया। इसके अलावा चंद काल में राखिया नामक एक कर भी होता था। रक्षाबंधन के समय या जनेऊ संस्कार के समय यह टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को रछिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कर लेखक को देकर होता था। यानी लेखक के लिए कौन सा कर लिया जाता था जनता से। हमने एक कर ऊपर देखा साहू कर, जिसे साउली कर भी कहते हैं, तो ये तो लेखक के लिए लेते थे। इसके अलावा रतंगली जो कर है ये भी लेखक के लिए ही लिया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो आपका साहू है और रतंगली है ये दोनों कर लेखक के लिए दिए जाते थे, लिए जाते थे जनता से राजा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है चंदकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट कर है, दूसरी तरफ उन करों को किस लिए लिया जाता था उसके बारे में विवरण है। पहला दिया है रतंगली कर। अभी हमने ऊपर देखा रतंगली और साहू कर दोनों किस प्रकार के कर थे, लेखकों के लिए लिए जाते थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। कटक कर यह सेना के लिए लिया जाता था, यह भी सही है। स्यूक कर राजा के सेवकों के लिए यानी राज सेवकों के लिए लिया जाता था, तीसरे का 3 हो जाएगा। खेणी कपीनी कर जो होता था चंद काल में, खेणी कपीनी कर यह कुली बेगार से संबंधित कर होता था। ठीक है, तो बेगारी से संबंधित कर कौन सा हो गया, चंद काल का खेणी कपीनी इसको कहते थे। तो सही यहां पर मिलान सबका हुआ है, यानी 1 2 3 4 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। कुली बेगार से जुड़ा हुआ कर था बेसिकली आपका खेणी कपीनी कर। निम्न में से कौन सा कर चंद काल में बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था।
तो सड़कों की मरम्मत के लिए चंद काल में हिलियानी अधूल कर लिया जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त कर किसके लिए लिया जाता था? अभी हमने ऊपर देखा राज सेवकों के लिए। कमीनचारी सियानचारी कर किसानों से लगान वसूल करने वाले जो होते थे, कमीन अधिकारी जो होते थे, सियाने अधिकारी जो होते थे, उनके लिए लिया जाता था ये वाला कर। मांगा कर जैसे हमने देखा युद्ध के समय या आर्थिक संकट के समय इसे लिया जाता था। हिलियानी अधूल जो कर है इसको सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। चंद काल में गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर क्या कहलाता था? तो चंद काल में गांव के जो कमीन अधिकारी होते थे या जो सयाने होते थे उनको क्या कहा, उनके लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? इनकी नियुक्ति वहां पर करी जाती थी, कमीन और सयाना। इनके लिए अनाज के रूप में जो दिया गया दस्तूर होता था उसे डाला कहते थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कर राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था? तो राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए भी जनता से टैक्स लिया जाता था और इस टैक्स को रोलिया देवलिया टैक्स कहा जाता था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाजदार कर किसके लिए लिया जाता था? अब यहां पर बाजदार है, बाजनिया नहीं है। बाजदार जो कर होता था ये महाजनों के लिए लिया जाता था। चंदकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकुरियालों, भुकुड़िया तथा बाजनिया जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते थे? तो ये सारे जो कर है यह किस प्रकार के कर थे? क्या ये भूमि कर थे, जनहित के लिए देय कर थे, सरकारी कार्यालयों के लिए थे या राज परिवार के लिए थे? तो घोड़ियालों यानी राजा के घोड़ों के लिए, कुकुरियालों यानी राज परिवार के कुत्तों के लिए ये प्रकार के कर होते थे। बाजनिया महाजनों के लिए होते थे। तो इस प्रकार के जो कर हैं, जो भुकुड़िया कर है या बुखुरिया भी इसको कहा गया है, तराई क्षेत्र से इसे लिया जाता था, रुद्रचंद के काल में शुरू हुआ। यह सारे कर आपके राज परिवार के लिए देकर होते थे। ठीक है, जैसे नदी पुल हो गया उनके लिए जो टैक्स लिया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत के लिए जो लिया जा रहा है वो कौन से कर हो जाएंगे? वे जन कल्याण के या जन हित के कर यहां पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस चंद शासक के समय में गैड़ा गर्दी चरम पर थी? ऊपर हमने चंद काल के विभिन्न करों को देखा। अब चंद और पवार वंश के बारे में हमने जान चुके हैं, तो उनके थोड़े से एक दो क्वेश्चन विविध क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, उनको यहां पर जानते हैं। सवाल यह है कि किस चंद शासक के समय में गैड़ा गर्दी अपने चरम पर थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। गैड़ा गर्दी अपने चरम पर अजीत चंद के काल में थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंद काल का जो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, इसके बारे में कल हमने विस्तार से बात करी थी, वो देवी चंद को कहते हैं। ठीक है, इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी हत्या जो उस समय बाप बेटे थे जिनका नाम था माणिक मल गैड़ा और पूर्ण मल गैड़ा, उन दोनों के द्वारा देवी चंद की हत्या कर दी गई थी धोखे से, और गद्दी पर बैठाया गया अजीत चंद को देवी चंद के बाद। अब क्योंकि उनके द्वारा यह बैठाया गया था तो केवल उनके हाथों की यह कठपुतली था, और इसी के काल में जो माणिक मल गैड़ा था और जो पूर्ण मल गैड़ा था उन दोनों की चलती ज्यादा थी। उसी समय उन्होंने जितना उत्पात मचाया उसे ही गैड़ा गर्दी कहते हैं, जो किसके काल में हुई? अजीत चंद के काल में। ठीक है, इसी के काल में, अजीत चंद के ही काल में वो अपने चरम पे थी। बाद में अजीत चंद की हत्या भी उन्हीं के द्वारा करवा दी जाती है। ठीक है, अजीत चंद के बाद जो राजा बनता है वो कल्याण चंद बनता है, और वो फिर उन दोनों गैड़ाओं को यहां पर मारता है। ठीक है, निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दारोगा का पद निर्धारित किया था? देखिए रसोई दारोगा का जो पद है यह निर्धारित किया था, इसे बनाया था त्रिमल चंद ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद गद्दी पर आया। लक्ष्मीचंद ने कई सारे साल तक शासन किया, कई सारे आक्रमण उसने गढ़वाल पर किए। उसका जो भाई था शक्ति गुसाई, उसने कई सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करी। लेकिन लक्ष्मीचंद के बाद जो राजा हुए चंद काल में वो सारे अयोग्य शासक थे, कईयों को मारा वहां पर गया। एक पूरी तरीके से अविश्वास का माहौल वहां पर बना। त्रिमल चंद जो था राजा बनने से पहले खुद गढ़वाल में जाकर इसने शरण ली थी। श्याम शाह के सहयोग से ये कुमाऊं में राजा बना। इसको किसी पर भी विश्वास नहीं था क्योंकि इससे पहले के जो राजा थे कईयों को मारा गया था।
किसके द्वारा? शकराम कार्की था उस समय, पीरू गोसाई था, विनायक भट्ट था, जो लगातार षड्यंत्र करते रहते थे। जब त्रिमल चंद गद्दी पर आया तो इसको भी लगता था कि कहीं इसकी भी हत्या ना हो जाए, कोई इसको भी खाने में जहर ना दे दे, इसलिए इसने एक नया पद यहां पर बनाया, रसोई दरोगा का। ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन नीलू कठाय जो चंदों का ही एक सेनापति था, काफी विश्वसनीय सेनापति था, उसी के एक किसी वंशज को इसने उसकी खोज करवाई और उसे इस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो नीलू कठायत के वंशज को यहां पर नियुक्त किया गया था रसोई दरोगा के पद पर। ठीक है, त्रिमल चंद को लेकर एक दो क्वेश्चन और आपने ध्यान रखने हैं। पहला, श्याम शाह की मदद से यह शासक बना, तो गढ़वाल में इसने शरण ली थी। दूसरा, 1635 में महिपति शाह के साथ इसने कोशी का युद्ध लड़ा। और तीसरा, जागेश्वर धाम में एक चंद राजा जिसकी प्रतिमा है वो दीपचंद है, उसके अलावा जो दूसरा है वो त्रिमल चंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में भी है वो कौन है? तो महासू देवता की आरती में जिसका जिक्र है एकमात्र गढ़वाली या पवार शासक, वो है गढ़वाल के राजा श्याम शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। श्याम शाह की बात करें तो ये पवार वंश के 44वें राजा थे। 1611 से लेकर 1631 तक इनका शासन काल माना जाता है। जहांगीर नामा में भी इनके नाम का उल्लेख है, वहां पर इसे जमींदार श्याम शाह या श्याम सिंह के नाम से लिखा गया है। जहांगीर के साथ इसकी मुलाकात भी होती है। 1621 में मुगलों से मिलने वाला पहला पवार शासक था। जहांगीर ने इन्हें हाथी घोड़े उपहार में भी दिए थे, इसको भी ध्यान रखना। इन्हीं से त्रिमल चंद ने शरण मांगी थी और इन्हीं श्याम शाह की मृत्यु नाव पलटने से हुई थी, यानी डूबने के कारण हुई थी अलकनंदा नदी में। और इन्हीं श्याम शाह के काल में हमें पहली बार पवार वंश में या गढ़वाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जब इनके साथ इनकी 60 रानियां सती यहां पर हुई थी। ठीक है, श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं, घमंडी राजा भी इनको कहा जाता है, विलासी राजा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आपके पास एक सवाल आएगा, श्रीनगर के नजदीक शामशाही बागान किसने स्थापित किए थे? तो शामशाही बागान इन्हीं श्याम शाह ने स्थापित किए थे। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? तो अब हमारा जो चंद पवार वंश का काल था वो हमने कंप्लीट किया। अगला जो चैप्टर है आपका बलोदी जी की पुस्तक में, वो राज्य गठन के बाद या राज्य गठन के समय उत्तराखंड की प्रशासनिक स्थिति क्या थी उनके बारे में है। तो अब हम उनके बारे में या उस प्रशासन के बारे में सवालों को देखेंगे। कमेंट करके आपने एक सुझाव देना है कि केवल हम प्रशासनिक व्यवस्था जो उस समय थी या जैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बात करें, कि जैसे यहां पर राज्य गठन की बात है तो पूरे पृथक राज्य आंदोलन को भी एमसीक्यू के रूप में कवर करें, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। क्योंकि सीरीज काफी लंबी ये हो चली है, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं केवल राज्य गठन के बाद की जो स्थिति थी, कितनी सीटें थी, कैसा था, सब उसको कवर करें, या जो पूरा पृथक राज्य आंदोलन है उसको भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहीं पर कवर हम कर जाएं। फिलहाल सवाल है कि राज्य गठन से पहले उत्तराखंड क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? तो राज्य गठन से पहले जो उत्तराखंड वाला इलाका था यूपी का, जो अलग होकर एक नया राज्य बनना था, उस क्षेत्र में 22 विधानसभा की सीटें थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए 22 सीटें विधानसभा की थी और विधान परिषद की 9 सीटें यहां पर थी। टोटल जो सीटें होनी थी वो होती है आपकी 31। लेकिन राज्य गठन से ठीक पहले एक सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है, कुछ जगहों पर दिया है उनकी मृत्यु हो जाती है। राज्य गठन के समय विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर के कितने बने? 30 बनते हैं। और इन्हीं 30 सदस्यों के साथ अंतरिम विधानसभा जो उत्तराखंड की बनी उसका गठन किया गया। सवाल आता है उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। इन 30 में से 23 सदस्य बीजेपी के थे, 2 सदस्य कांग्रेस के थे, 2 सदस्य आपके बीएसपी के थे और 3 सदस्य आपके एसपी के थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किसके नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी थी उत्तराखंड में? पार्टी का नाम पूछेगा तो बीजेपी का नाम आपने बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पे कवर किया। डिटेल में इन क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।